नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के इस फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के, जहाँ हम पढ़ रहे थे साइंस। और हमारा परमाणु और अणु का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। और आज की क्लास में हम करेंगे, जैसा कि आपको पता है थंबनेल में, कि एमसीक्यू और महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस जिस टाइप के आपके पास क्वेश्चन बन चुके हैं, लगभग हम 20 से 25 क्वेश्चन पिछले क्लासेस के साथ में एग्जाम्पल के साथ कर चुके हैं। और जो बचे कुछ जो भी क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन भी अगर आपके पास में बन सकते हैं, तो उनकी भी आपको एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं एग्जाम में। आप समझ जाएंगे बिल्कुल कि नोट्स बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। और आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल के साथ आपको प्रैक्टिस करा दी गई है। आपको बस प्रैक्टिस करना है, उन क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि मोल के क्वेश्चन कैसे होंगे, मोलर द्रव्यमान के कैसे होंगे, और अनुपात वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिवीजन की आपको अब जरूरत नहीं होगी, मुझे लगता है कि आप अब अच्छे से इस क्वेश्चन चैप्टर को याद कर चुके होंगे। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, आपको पता है कि हमने एक बात की थी। हमने बात की थी किसकी, कि जैसे ये एक परमाणु होता है, इस परमाणु में बीच में ये यहाँ पे बीच में एक नाभिक और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बात की थी कि जब इस तरीके से परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक है, तो नाभिक के बीच में यहाँ पे हमारे पास में दो तरीके के कण पाए जाएंगे। एक होगा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होगा, और दूसरा होगा न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होगा। और यहाँ बाहर इस जगह पे यहाँ पे कौन सा कण पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन जो कि चक्कर लगाता हुआ होगा। तो नाभिक में आपके पास में कौन कौन से कण हो गए, नाभिक में आपके पास दो कण हो गए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो आपसे सीधा सा ये पूछा गया है कि नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, आप देखेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या। आप सोचेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के। जो उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वही नाभिक का परमाणु क्रमांक होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे हम देखते थे कि यहाँ पे जैसे कोई तत्व है, उसके यहाँ पे ये द्रव्यमान संख्या है ए। तो द्रव्यमान संख्या जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे 8 और ऊपर है 16। तो ये द्रव्यमान संख्या किस किस के बराबर होगी, ये हमने कई बार क्वेश्चन में देखा है और इस टाइप के क्वेश्चन भी किए। तो ये द्रव्यमान संख्या होगी आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, आपके द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगी आपके द्रव्यमान की संख्या के, ठीक है। ना सिर्फ प्रोटॉन ना सिर्फ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो हमेशा बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं, और वही उसका जेड यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या किस किस के बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के। ये क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस कांस्टेबल 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु किसमें है। तो परमाणुओं की संख्या हमें निकालनी है, तो हम मोल में इनकी संख्या निकाल सकते हैं। और मोल में हमें संख्या निकालना हमें पता है, हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, आपको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि मोल में जब संख्या निकालनी होती है, तो ये रहा, दिया गया है ग्राम द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो ग्राम द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होगा। तो ग्राम द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान जब हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो ग्राम द्रव्यमान है 4 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान, हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना है 4, ठीक है। हीलियम का आपको पता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और द्रव्यमान संख्या इसकी 4। तो 4/4 बराबर 1 मोल, ठीक है। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, तो इसमें 46 ग्राम क्या है द्रव्यमान, ग्राम में भार इसका 46, और सोडियम में द्रव्यमान कितना होता है, अणुभार कितना होता है सोडियम का, परमाणु भार, सोडियम का नंबर होता है 11 और द्रव्यमान इसकी होता है 23। तो यहाँ पे हो जाएगा 23, तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा 46/23 बराबर 2 मोल,
इसी तरीके से हम 0.4 ग्राम कैल्शियम का निकालेंगे, तो 0.4 ग्राम उसका ग्राम में भार बटा अणुभार या परमाणु भार कितना होगा, कैल्शियम का नंबर होता है 20, परमाणु क्रमांक 20, तो द्रव्यमान 40। यहाँ हम 4 में भाग देंगे 40 का, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा 1/100, और ये हो जाएगा 0.01 मोल। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में होगा 12 ग्राम हीलियम, तो 12 ग्राम हीलियम जब हम निकालेंगे तो 12 द्रव्यमान उसका, और हीलियम, हीलियम का वही परमाणु भार क्या होता है 4, तो 12/4 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 मोल। अब ये हमारे पास में मोल में संख्या आ गई है। चाहो तो आप इसको मोल को सबको गुणा कर सकते हो, किसके 6.02 गुणा 10⁻23 से गुणा कर सकते हो, तो आपके पास में कणों की संख्या भी आ जाएगी। लेकिन जब सब में ही मोल में, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ 0.01 मोल है, यहाँ 3 मोल है, तो तुलना तो आप यहीं भी कर सकते हो। यहाँ तुलना करके आप सीधे से बता सकते हो कि किसमें सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है। तो यहाँ पे आपके पास है 3 मोल, 3 मोल का मतलब आपका आंसर हो जाएगा ये डी। ठीक है। आपको क्या बताना है सीधे सीधे कि सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु किसमें है, तो सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है इसमें। सबको मोलों में संख्या निकाला, और मोल में संख्या हमने निकाला, कल देखा था कैसे, कि जब हम ग्राम में भार दिया हुआ है तो ग्राम में भार बट्टा अणु या परमाणु भार। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास में देख लीजिए, यहाँ पे 3rd ग्रेड 2023 साइंस मैथ वाले जो पेपर था उसमें पूछा गया है। बाकी 1st ग्रेड साइंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट, कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या 98 और 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी। कोई तत्व है, आपको यहाँ समझ में आ रहा है इससे, कि कोई तत्व माना वो तत्व आपके पास में x, उस तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 98 और 251 है। तो परमाणु क्रमांक क्या है 98 और द्रव्यमान क्या है 251। परमाणु क्रमांक 98, द्रव्यमान है यहाँ पे 251। सिर्फ आपको इतना सा लिखना पता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। आपको पता है कि जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, और वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक है वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई आपके पास 98, और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई आपके पास में 98। दो चीज़ तो सीधे के सीधे यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। और तीसरी चीज़ पूछी गई न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालने के लिए क्या क्या करना पता है, आपको पता है न्यूट्रॉन का निकालने के लिए होगा कि उसका जो कुल द्रव्यमान दिया हुआ है, उस द्रव्यमान में से आपको परमाणु भार या प्रोटॉन की संख्या घटानी है। कुल जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, तो इसमें से आपको प्रोटॉन घटाना है, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। तो ये हो गया 251 माइनस 98, ये आ जाएगा आपके पास 3 और 15, 153। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी संख्या हो गई 98, 98, 153, और ये आपके पास में आंसर आ गया ए। सिंपल सा क्वेश्चन है जहां आपसे पूछा गया परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरीके के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की थी, और ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इन क्वेश्चंस को अपने शीट में आप लिख सकते हो, चाहो तो आप अभी के अभी लिख सकते हो, चाहे वीडियो रोक करके लिख सकते हो, और नहीं तो आप इन क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस को 30 मार्क का कुछ भी नहीं है, आप सीधे के सीधे आप खुद ही कर सकते हो इन क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन, सल्फर, फास्फोरस और ऑर्गन की परमाणुकता क्रमशः क्या होगी। तो परमाणुकता वाला हमने टॉपिक देखा था। परमाणुकता के लिए हमने एक तो देखा था कि एक परमाणुकता वाले क्या होते हैं, जैसे एफी तत्व, कुछ तत्व तो ऐसे देखे थे, और कुछ तत्व देखे थे हमने जो अक्रिय गैसें थी। अक्रिय गैसें कैसे, हेना अगरकर 0 रन पर, हेना अगरकर 0 रन पर, आर्गन, जीनोन, रेडोन, क्रिप्टोन, तो इस तरीके से हमने देखा था। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है आर्गन, एक तो है आर्गन ही पूछा गया है। तो ऑर्गन की आपको पता है, ऑर्गन की तो आपको पता चल गई क्या है कि एक। फिर आपने फास्फोरस की देखी थी, फास्फोरस की थी P4। ठीक है। ओजोन की आपको पता है, ओजोन मैंने कहा था ऑक्सीजन 2, ओजोन 3। और सल्फर, सल्फर एक बहुपरमाणु अणु होता है, और सल्फर की होती है 8, S8। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है कि ओजोन, सल्फर, फास्फोरस, ऑर्गन की परमाणुकता क्या है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो ओजोन की ये 3,
सल्फर की 8, फास्फोरस की 4 और ऑर्गन की 1। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कैसा, ये क्वेश्चन आपके पास में हो जाएगा 3, 8, 4 और 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह क्या कहलाता है। वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। आप इसको खुद कर सकते हैं, आप देखेंगे ये हेडमास्टर 2018 में पूछा हुआ है। तो छोटे से छोटा कण क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु या परमाणु। देखो आप, हमने डेफिनेशन देखी थी परमाणु की। वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सबसे छोटा कण कौन सा होता है, परमाणु। सबसे छोटा कण होता है परमाणु, जो प्रकृति में हमें मिल सकता है सबसे छोटा। इससे छोटा हमें कोई कण नहीं मिल सकता। तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे कि कुछ भी आप मान लें, कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे जल बन रहा है तो 2H2 + O2 = 2H2O। तो आपके पास में जो भी कण बन रहे हैं, सिंगल सबसे छोटा कण आपके पास परमाणु हो सकता है। उससे बड़ा फिर अणु, परमाणु से बड़ा होता है अणु, अणु से बड़ा फिर यौगिक। इस तरीके से चलते आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक समान परमाणु जुड़ करके क्या बनते हैं। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक, जैसे कि H + H जुड़ करके क्या बनेगा, समान परमाणु जुड़ गया, ये जो H2 बना। ये फिर O + O जुड़ करके जो O2 बना, ये क्या बना, इसको क्या बोलेंगे, परमाणु तो नहीं बोलेंगे क्योंकि परमाणु होता है सिंगल। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। तो दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ करके क्या बनाते हैं, अणु। जो कि आपके अणु के डेफिनेशंस में था कि ये मिलकर के बनाएंगे अणु। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास में 2 बार, ये क्वेश्चन आ चुका है स्कूल लेक्चरर 2012 और हेडमास्टर दोनों में। फर्स्ट ग्रेड 2012 में और हेडमास्टर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीधे से डेफिनेशन पूछी कि दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर क्या बनाएंगे, अणु। तो मैंने कहा कि सिंपल क्वेश्चन तो आपको वैसे ही कर लोगे, हार्ड क्वेश्चन आपने कर लिए। जब हार्ड ही कर लिए तो सिंपल से डरना नहीं है। आगे क्या है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं। कोई भी यौगिक है, उसके जब टुकड़े करेंगे तो उसमें कौन सा सबसे छोटा भाग होगा जिसके गुण यौगिक के समान होंगे। तो यौगिक जैसे H2SO4 है, कोई यौगिक है ना, इससे छोटा होता है जैसे कि H2, ये अणु हो गया, और इससे छोटा होता है H, ये हो गया हाइड्रोजन। अब इसका मतलब हो गया कि निम्न में से कौन सा यौगिक का एक सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं। तो यौगिक के समान जो गुण होते हैं वो आप इसमें देखोगे, तत्व, मिश्रण, परमाणु। तत्व तो क्या, मिश्रण तो क्या होता है, मिश्रण होता है जैसे कि हवा, हवा के अंदर जो अलग अलग गैसें मिली हुई है उनका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं है, निश्चित अनुपात नहीं है, तो वो होता है मिश्रण। जैसे कि दूध, दूध में सब चीजें मिली हुई है, जैसे कि पानी में 2-3 चीजें अलग अलग कुछ चीज मिल जाए, गंदा पानी, नमक वमक, मिट्टी विट्टी मिल करके, तो इस तरीके से वो चीजें कहलाती है मिश्रण, जो एक निश्चित अनुपात में नहीं होती। तो मिश्रण तो क्या है, केमिस्ट्री में अपने यहाँ पे मिश्रण काम में नहीं आता, यहाँ काम आते हैं परमाणु, तत्व या अणु। तो परमाणु और अणु का आपके यहाँ पे चैप्टर है। परमाणु और अणु आपको पता है कि अणु और परमाणु, और क्वेश्चन का आंसर भी इसी में से निकलेगा कि कौन सा एक यौगिक है, यौगिक का सबसे छोटा भाग है जो जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं। आप थोड़ा सोचिए। तो इसमें होगा आंसर अणु। अणु कैसे, कि ये जो अणु है इसके गुण यौगिक के समान मिल सकते हैं। परमाणु के तो क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग जब होगा, जब हाइड्रोजन गैस, तो एक हाइड्रोजन परमाणु तो कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन जब किसी चीज में मिल जाएगा, जैसे H2O, जल, जल के अंदर जब मिलकर के, जब अणु मिलकर के बन रहा है, तो ये इसके समान एक समान गुण प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से सबसे छोटा भाग इसमें होगा अणु, जो कि उसके यौगिक के समान गुण प्रदर्शित करता है। परमाणु नहीं होगा इसमें, बिल्कुल परमाणु पे नहीं करना है। ठीक है, जो जो इसीलिए मैंने आपके यहाँ पे इजी क्वेश्चन भी लेके आया कि जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रोटॉन पर क्या होता है। प्रोटॉन पर एक ऋणावेश होता है, धनावेश होता है, या कोई आवेश नहीं होता, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से पता है कि कोई आवेश तो किस पे नहीं होता, ऋणावेश किस पे होता है और धनावेश किस पे होता है। ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, और धनावेश होता है प्रोटॉन पे। तो सीधे से आपको पता है कि प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश। और ये पूछा गया है स्कूल लेक्चर 2015 में। तो इस तरीके से आप इजी क्वेश्चन तो इतने इजी पूछे जाएंगे जो हर इंसान कर सकता है। सिर्फ आप नोट्स को, सिर्फ आप क्लासेस को यहाँ पे देखे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा कि प्रोटॉन पे क्या होता है। ये तो इजी क्वेश्चन तो आप सब कर लेंगे, और अब आपको हार्ड क्वेश्चन भी करने आ गए होंगे। ये जो आपने किए हैं इसमें मोल वाले क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन आपने किए
ये समझ लो आपके साइंस के ये मैथमेटिकल जो मैं बताया था कि 2-3 क्वेश्चन जो सबसे टफ चैप्टर बनते हैं, उन सारे टफ चैप्टर में से एक चैप्टर आपके पास हो चुका है। मोल वाले क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से टफ लगते हैं आपको, आपको लगता है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये वो जो साइंस वाले बच्चे भी उसमें कई बार चक्कर खा के रह जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑप्शन में गलत टिक करके आते हैं। साइंस वाले बच्चे उसको करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गलत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपके बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक मोल वाला क्वेश्चन और 2 चैप्टर यहाँ पे आपके आएंगे फिजिक्स के, उसमें भी आपके पास में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और आप इसी तरीके से उन हार्ड चैप्टरों को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इजी चैप्टर जो बायो के और इनके जो पर्यावरण के चैप्टर होते हैं वहाँ तो सिर्फ थ्योरेटिकल आपको पढ़ना ही है, सिर्फ रीडिंग लगाना है, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका एक हार्ड चैप्टर हो चुका है। चलेंगे नेक्स्ट। कैथोड किरण प्रयोग में परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी? कैथोड किरण प्रयोग में मैंने बताया था कैथोड किरण, एक बताया था आपको एनोड किरण, फिर इसको एक याद करने का तरीका भी बताया था कि कैथोड, थ से आप याद कर लेना थॉमसन, कैथोड थ से थॉमसन। मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ। ये देखिए आप, कैथोड और एनोड का प्रयोग, ये रहा। यहाँ हमने देखा था कि कैथोड किरण प्रयोग में थॉमसन, और थॉमसन ने किसकी खोज की है? इलेक्ट्रॉन की। इसी तरीके से अगर एनोड या केनाल किरण पूछे तो वो गोल्डस्टीन, और उसने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। तो आपसे पूछे जाएगी कैथोड किरण में किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैथोड किरण प्रयोग में किसकी खोज हुई थी, और यहाँ पे आपको पता लग गया थॉमसन। ईट, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन। ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन। आपने बिल्कुल अच्छे से इसको कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। बहुत अच्छे से आपको याद कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपको पता है कि आवेश क्या होता है? आवेश तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश तो इतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन पर होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। ये कहा था मैंने, देखो 1.9 नहीं होगा, 1.9 नहीं होगा, सिर्फ ये दो ही बचे। 1.6 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19 धनावेश है, तो ये तो किस पे? प्रोटॉन पे। और आपसे पूछा है ऋणावेश, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आपको ये याद भी हो चुका होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलते हैं नेक्स्ट कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? ये आपने कॉन्सेप्ट बीच में पढ़ा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन एल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन, हाइड्रोजन आयन। तो जैसे कि एल्फा कणों की बौछार कराई, सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार कराई, इस तरीके के प्रयोग थे। तो प्रयोग हमने पढ़े नहीं, अगर प्रयोग पढ़ते तो इस तरीके के कण आपके पास में डीप में जाकर के आते। तो आप बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि एल्फा कण क्या है? एल्फा कण तो है आपके पास में धनात्मक कण। आप अपने नोट्स में ये चीज ऐड कर लीजिए क्वेश्चन के साइड में कि एल्फा कण तो क्या होते हैं? धनात्मक, और बीटा कण क्या होते हैं? ऋणात्मक। ये खाली जगह केवल इन क्वेश्चंस के लिए ही दी गई है कि एल्फा कण होते हैं धनात्मक और बीटा कण होते हैं ऋणात्मक। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक वाला। तो इसलिए आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है एक बीटा कण। इसी तरीके से अगर गामा इसमें दिया नहीं है, गामा, अगर गामा भी पूछा जाए, ये होता है गामा, ये एल्फा चिन्ह है, ये बीटा चिन्ह है, और ये है गामा। गामा कैसे? ये वाई की तरह से, वाई को थोड़ा सा मोड़ दो यूं, बस ये गामा होता है। तो गामा किरणें अगर पूछा जाए तो गामा किरणें होती है विद्युत चुंबकीय। गामा किरणें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय। तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है एक बीटा कण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणुओं में समान संख्या में क्या होते हैं? कोई एक ही तत्व है, उसके सभी समस्थानिक, समस्थानिक आपने देखे थे जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3। समस्थानिक है, समस्थानिक में क्या है कि ये जो परमाणु क्रमांक है ये हमेशा समान रहता है। तो आपसे पूछा गया है कि तटस्थ परमाणु संख्या में क्या समान रहते हैं?
समान संख्या में क्या होता है इसमें, तो समान संख्या में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। तो परमाणु क्रमांक, ये जो परमाणु क्रमांक है जिसमें क्या क्या बराबर होता है, परमाणु क्रमांक हमेशा बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, और ये हमेशा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। या तो परमाणु क्रमांक समान रहता है, या प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। और आपके पास यहाँ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती, न्यूट्रॉन की संख्या होती है सम न्यूट्रॉनिक। द्रव्यमान संख्या समान रहती है संभारिक, ये तो होती है सम न्यूट्रॉनिक में। ये होता है आपके संभारिक में। और ये होता है आपका समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक, ये तीनों आपके पास में हमेशा बराबर होते हैं। चलेंगे आगे। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब हमने जब परमाणु और अणु के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य में क्या होता है। और मतलब नाभिक, नाभिक की हमने बात की, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे परमाणु बम, परमाणु बम कैसे बनता है। नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो जुड़ भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो जैसे कि नाभिकों का संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दो तरीके की चीजें होती है। संलयन क्या होता है, विखंडन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई नाभिक है वो बीच में से टूटना, टूटना, नाभिक का बीच में से टूटना, ये तो होता है विखंडन, सीधे से आप समझ लो। और जब दो नाभिक, दो नाभिक आपको ये समझ लो, ये दो नाभिक है, ये पास पास आकर के दोनों आपस में जुड़ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, नाभिकीय संलयन। इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिए कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकों का जुड़ना। और नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकों का टूटना। ठीक है, ये एक तरह से थ्योरी क्लास ही हो रही है आपको, और ये चीज आपको नोट करते हुए चलना है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब सूर्य में क्या होता है, सूर्य में कि जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बन रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो नाभिक जुड़ करके उसमें बनती है हीलियम गैस। और जब वो जुड़ रहे हैं, उससे जो ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा से जो प्रकाश होता है वो हमें मिलता है। सूर्य का जो प्रकाश हमें दिख रहा है ना, वो प्रकाश क्या हो रहा है कि जब दो नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं, तो उसके जुड़ने से जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, वो ऊर्जा निकल करके वो हमें प्राप्त हो रही है। आप सोच लो कितनी ऊर्जा निकल रही है। यानी कि नाभिकों के जुड़ने में, टूटने से भी, जैसे परमाणु बम होता है, परमाणु बम नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, उनमें भी काम आता है। इन सब में जो चीजें होती है, जैसे सूर्य में जो होते हैं नाभिकों का जुड़ रहे हैं, जुड़ करके जो ऊर्जा बाहर निकल रही है वो बहुत काफी ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि दो नाभिकों को जुड़ने से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकल रही है कि आप सोचो हमें कितनी गर्मी प्राप्त होती है। यहाँ पे भी, यहाँ भरी सर्दी में भी हम धूप में जब जाते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है। तो सूर्य में क्या होता है, नाभिकों का संलयन। ठीक है, सूर्य में होता है नाभिकों का संलयन। अब इसको नोट करेंगे, तो नाभिकीय संलयन और किस किस में होता है, ये हम और लिख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन, आप यहाँ इसको नोट कर सकते हैं। आप नोट्स में इसको नोट कर लीजिए कि नाभिकीय संलयन और किस किस में होता है। एक तो होता है इसमें, सीधा सा आपको पता है कि सूर्य में, सूर्य में और जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा। दूसरा, अगर सूर्य नहीं होकर के मान लो कोई सा भी तारा आपको दे दिया जाए कि सूर्य या तारों से, तारों से या सूर्य से जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसमें क्या होता है आपके नाभिकीय संलयन। उसके अलावा आप देखेंगे हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम भी आप देखेंगे बहुत खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बम एक परमाणु बम से भी ज्यादा हानिकारक होता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बम में, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ करके नाभिकीय संलयन करते हैं। तो हाइड्रोजन बम में क्या होगा, नाभिकीय संलयन। ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा पूछा जाए या सूर्य में ऊर्जा पूछा जाए तो आपकी क्या है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो आपके पास में क्या है, नाभिकीय संलयन। इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, विखंडन होता है नाभिकीय टूटना। ये क्वेश्चन देखेंगे कि यूरेनियम में कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग लिया जाता है। अब नाभिकीय विखंडन के लिए कौन सा समस्थानिक प्रयोग लिया जाता है। एक हमने देखा था यूरेनियम का उपयोग, जो परमाणु रिएक्टर में देखा था कि परमाणु रिएक्टर में कौन सा समस्थानिक उपयोग में आता है, वो आपने देखा था यूरेनियम 235।
यूरेनियम 235 आपने देखा था किसमें, परमाणु रिएक्टर में। अब यहाँ पे आपसे पूछे यूरेनियम का कौन सा नाभिक कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन के लिए, तो यहाँ आप देख लेंगे विखंडन के कहाँ कहाँ पे उपयोग आते हैं। विखंडन का उपयोग कहाँ कहाँ आता है, एक तो आपको सीधे से समझ में आ गया है कि ये जो दिया हुआ है कि विखंडन कहाँ पे, परमाणु रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उस रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसमें क्या करते हैं कि किसी नाभिक को, उसके नाभिक के समस्थानिक को क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, उसके विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है उससे नाभिकीय रिएक्टर को ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय रिएक्टर, उसके बाद में हम मान लेंगे परमाणु बम। परमाणु बम, परमाणु बम में क्या था, अभी बताया था मैंने आपको कि परमाणु बम में नाभिक विखंडन यानी कि टूट रहे हैं, नाभिक को टूट करके जो ऊर्जा निकल रही है वो निकल रही है परमाणु बम में। तो परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। जबकि हाइड्रोजन बम में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय रिएक्टर हो गए, परमाणु बम हो गए, इसके अलावा एक हो गया परमाणु भट्टी। यहाँ भी आपके पास में क्या उपयोग में आता है, यहाँ भी आपके पास उपयोग में आएगा नाभिकीय विखंडन। ये सब विखंडन के एग्जाम्पल है, विखंडन इन इनमें होता है। तो क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन किस किस में होता है, नाभिकीय रिएक्टर में, परमाणु बम में या परमाणु भट्टी में। और यह समस्थानिक आपने देख ही लिया था कि समस्थानिक का उपयोग क्या होता है, कौन से समस्थानिक का, कि यूरेनियम 235। आपने देखा था कोबाल्ट 60, आयोडीन, सोडियम, जो इनके समस्थानिकों के आप उपयोग देखे थे। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के आपको सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखने। संलयन क्या होता है, जुड़ना, और विखंडन क्या होता है, टूटना। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है। सम न्यूट्रॉनिक, अब सम न्यूट्रॉनिक में मैंने क्या बताया था कि सम न्यूट्रॉनिक में जब ऊपर वाली जो चीज है द्रव्यमान संख्या, उसमें से आप परमाणु भार, परमाणु क्रमांक को आप घटाएंगे, यानी कि ए माइनस जेड आपके पास में समान आना चाहिए। ऊपर वाले में से नीचे वाला आपके पास में घटाने पर समान आना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपके पास में सम न्यूट्रॉनिक। जैसे कि 12 में से 6 घटाएंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। 12 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 6, 7 में से 14 घटाएंगे तो 7, और 8 में से 16 घटाएंगे तो 8। ये तो नहीं है भाई, ये तो सीधे सीधे आपके पास है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 6, 12, 7, 14, 8, 18, ये भी नहीं है। आप यहाँ देखेंगे 6, 12, 7, 15, 8, 16, इनको अगर करके देखे, 12 में से 6 गए तो यहाँ पे 6, 15 में से 7 गए तो ये भी नहीं है, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। फिर हम इसको देखेंगे कि कार्बन C6C14, यानी कि कार्बन का क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 6, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 15 माइनस 7, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16 माइनस 8। जब हम इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 गए तो भी 8, 15 में से 7 गए तो भी 8, और 14 में से 8 गए तो भी 8। तो इस तरीके से द्रव्यमान संख्या में से जब हम परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो तीनों का मान इक्वल आ जाएगा, और यही होगी न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या, सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा हो गया, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सब में बराबर हो, तो ये हो गया सम न्यूट्रॉनिक समूह। ठीक है, ये आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पता है, आरपीएससी क्वेश्चन अपने रिपीट करती है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास पूछे जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। प्रोटियम, आपको पता है, मैंने बताया था कि प्रोटियम क्या था, 1H1, ड्यूटीरियम 1H2, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। आपसे पूछा है कि प्रोटियम में परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आप जब इसके न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वही ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, आपके पास 1 माइनस 1 बराबर आपके पास होगा 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गया आपके पास 0। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप ड्यूटीरियम में पूछे तो 2 माइनस 1 बराबर हो गया आपके पास 1। ट्राइटियम में पूछ सकता है तो 3 माइनस 1 बराबर 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी आनी चाहिए। और इस तरीके से ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले निकालने वाले क्वेश्चन में आपने किए थे। चलते हैं आगे कि नाभिक का आकार क्या होता है। नाभिक का आकार क्या है, ये क्वेश्चन है। आपने देखा था नाभिक का आकार और परमाणु का आकार। परमाणु का आकार था आपके पास में 10 की घात -10, जिसे हमने बोला था एक
एंगस्ट्रम। और नाभिक मैंने बोला उससे भी ज़्यादा छोटा होता है नाभिक, तो नाभिक उससे भी छोटा होता है, तो यहाँ आपके पास 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 मीटर। और इसको हमने बोला क्या, एक फर्मी। तो 10⁻⁻15 मीटर क्या होता है, नाभिक का आकार। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस किए। आपका चैप्टर कंप्लीट था। कंप्लीट के अलावा क्वेश्चन में जो हमने जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी उसको भी साथ में कवर करते हुए चले, तो आपकी परमाणु अणु का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आपको इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप एक बार और आप नोट्स को पढ़ोगे तो आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा। क्वेश्चंस की आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और आप कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट देखता हूँ मैं। और इसी तरीके से हम मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में, वो और धमाकेदार क्लास होगी। तो मिलते हैं कल। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।